हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए यानी कि आपका जो त्रैमासिक एग्जाम है इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए द्विपद नामकरण पद्धति किसने प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने द्विपद नामकरण पद्धति प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, जैविक संसार में प्रवाहित ऊर्जा का स्रोत है। तो जैविक संसार में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सनलाइट यानी कि सूर्य। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है जगत यानी कि किंगडम। अगला प्रश्न है, पौधे एवं जंतुओं की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो स्पीसीज या जाति होती है। चाहे आपसे मूलभूत इकाई पूछे या आपसे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आपको राइट आंसर क्या करना है, जाति यानी कि स्पीसीज। अगला प्रश्न है, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, स्पीसीज। तो चाहे वर्गीकरण की सबसे बेसिक इकाई पूछे या आधारभूत इकाई पूछे या सबसे छोटी इकाई पूछे, आपको आंसर क्या देना है, जाति। अगला प्रश्न है, कई कुल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो देखिए कुल यानी कि फैमिली आपस में मिलकर के गण यानी कि ऑर्डर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभाग का निर्माण निम्न के संयोजन से होता है। तो देखिए प्रभाग जो होते हैं ये आपस में जब कई सारे वर्ग मिलते हैं तो प्रभाग बनता है। अगला प्रश्न है, कई गण आपस में मिलकर बनाते हैं। तो कई गण आपस में मिलकर के क्लास यानी कि वर्ग का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलियम सेपा। अगला प्रश्न है, काल प्रभावन या वैता का अध्ययन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जाति या आप ये कह सकते हैं कि कई जाति आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। तो जाति आपस में मिलकर के वंश का निर्माण करते हैं यानी कि जीनस का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, काल प्रभावन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैक्स रूबनर। अगला प्रश्न है, उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, उत्तेजनशीलता कहलाती है। अगला प्रश्न है, सबसे अंत में मरने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। तो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है ये सबसे अंत में जाकर के खत्म होती हैं। अगला प्रश्न है, चिड़ियाघर में किस प्रकार के प्राणियों को रखा जाता है। तो चिड़ियाघर में केवल और केवल जीवित प्राणियों को ही रखा जाता है। अगला प्रश्न है, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, पौधे एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। तो पौधे एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, हम युगलीना को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, थियोफ्रेस्टस को। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। देखिए एनिमेलिया से संबंधित है यानी इसके लेखक कौन है, अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि चरक। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड हमेशा आपको याद रखना है किसके अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए रूपांतरित रचना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेटेरोसिस्ट। एक रूपांतरित रचना होती है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण करती है। अगला प्रश्न है, गोल जीवाणु होते हैं। तो गोल जीवाणु होते हैं कोकस, ये आपको याद रखना है। कोकस का मतलब होता है गोलाकार जीवाणु। अगला प्रश्न है, गोलाकार या आप ये कह सकते हैं गोलाकार जो जोड़े होते हैं, गोलाकार जोड़े वाले जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिप्लोकोकस। यहाँ पे दो गोलाकार जीवाणु जुड़े हुए हैं इसलिए इसे हम कहते हैं डिप्लोकोकस। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में श्वसन का स्थल क्या है, यानी श्वसन से संबंधित जो रचना होती है जीवाणुओं के अंदर वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है मीसोसोम। अगला प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया जो होता है ये दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में जो रूपांतरण होता है यानी कि ट्रांसमिशन होता है इसकी खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज की थी बैक्टीरिया के अंदर। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा रोग है जो कि जीवाणुओं के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी। इसके अलावा छोटी मात्रा, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ये सभी के सभी वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब कौन सी ऐसी संरचना है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पाया जाता है। तो ये केवल और केवल कहां पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है किस जीव में पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगलीना, इसीलिए इसे हम पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटिस्टा में किस प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है, यानी जो बॉडी लेवल होता है आप ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य स्तर का, यानी प्रोटिस्टा में आपको याद रखना है जीव द्रव्य स्तर का, यानी प्रोटोप्लाज्म लेवल का शरीर संगठन पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव निंद्रा रोग का वाहक होता है, तो इसका राइट आंसर है टीसी। टीसी जो मक्खी होती है ये मानव में निंद्रा रोग उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया? तो प्रोटिस्टा शब्द आपको याद रखना है ई हेकल यानी कि अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रथम यूकैरियोट्स थे, ऐसे कौन से सदस्य थे जो कि सबसे पहले प्रथम यूकैरियोट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं जिन्हें हम कहेंगे प्रोटिस्ट, ये सबसे पहले प्रथम यूकैरियोट्स थे। अगला प्रश्न है निम्न में से खाद्य कवक है, कौन सा ऐसा कवक है जिसको कि हम खाद्य के रूप में यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एगैरिकस। अगला प्रश्न है टिक्का रोग होता है, तो टिक्का रोग हमेशा आपको याद रखना है ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के अंदर होता है। अगला प्रश्न है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो या तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन के साथ थोड़ा बहुत मात्रा में सेल्यूलोज मिला होता है, इसलिए हम कहते हैं काइटिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है कवकों में संचित भोजन होता है, तो संचित भोजन कवकों के अंदर क्या होता है? कवकों के अंदर भी संचित भोजन आपको याद रखना है ग्लाइकोजन होता है। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया नाम किसने दिया? तो देखिए बैक्टीरिया की खोज तो ल्यूवेनहॉक ने की थी, लेकिन बैक्टीरिया नाम किसने दिया? तो बैक्टीरिया नाम दिया था अहेरेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपको याद रखना है लुई पास्चर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है माइकोप्लाज्मा किस प्रकार के जीवाणु है? तो माइकोप्लाज्मा हमेशा याद रखना है कि ये ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अगला प्रश्न है निमोनिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो निमोनिया रोग आपको याद रखना है कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण? तो आपको याद रखना है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में पारक्रमण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जिंडर एवं लेडरवर्ग ने की थी। अगला प्रश्न है श्वसन के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटिस्ट है इसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोटिस्ट है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगलिना। अगला प्रश्न है अमीबियासिस जो है उससे यदि कोई ग्रसित व्यक्ति है उसका मल कैसा होता है? तो आपको याद रखना है एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है किस जगत को हम वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं, यानी डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न है कि जो विषाणु या वायरस होते हैं उसको क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले किसने प्राप्त किया? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने इन्हें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। वायरस या विषाणुओं की यदि आपसे खोज पूछता है तो खोज आपको याद रखना है इवानोवस्की ने की थी, लेकिन क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया? तो स्टेनले ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी। अगला प्रश्न है आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटॉन डी वैरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटॉन डी वैरी को कहा जाता है। एक ऐसे कवक का नाम लिखना है जिसमें कि कवक जाल का अभाव होता है। कवक जाल का अभाव किसमें होता है? तो आपको याद रखना है यीस्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? यीस्ट नामक जो कवक होता है उसके अंदर कवक जाल का अभाव होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कैप्सिड की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो कैप्सिड की इकाई को हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कैप्सिड की इकाई को हम कहते हैं कैप्सोमियर। अगला प्रश्न है विषाणु की खोज किसने की? तो आपको राइट आंसर करना है इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से जो विषाणु होते हैं ये क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है माइकोलॉजी कहलाता है, यानी कि कवक विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है विषाणु यानी कि वायरस को। अगला प्रश्न है 2 अलग अलग परजीवियों पर अपना चक्र पूर्ण करने वाले कवक का नाम है। ऐसा कौन सा कवक है जो कि अलग अलग 2 परजीवियों पर अपना एक चक्र पूरा करता है? इसका राइट आंसर है पक्सिनिया ग्रेमिनस। अगला प्रश्न है काष्ठ को सड़ाने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है पॉलीपोरस। क्या है? पॉलीपोरस। अगला प्रश्न है चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक हैं। जैव वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कैंप एवं गिल्ली। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया? तो आपको याद रखना है बेंथम एवं हुकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। इसके बाद देखिए 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत की? तो आपको याद रखना है विटकर ने, R.H. विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है जैव वर्गीकी शब्द किस वैज्ञानिक की देन है? तो जूलियन हक्सले। आपको याद रखना है कौन है? जूलियन हक्सले। अगला प्रश्न है यहाँ पे आयुर्वेद के जनक कौन है? तो चरक हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 डोमेन पद्धति किसने प्रस्तुत की? तो आपको याद रखना है कि 3 डोमेन पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? कार्ल ऊज ने। किसने प्रस्तुत की थी? कार्ल ऊज ने। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें आपको हमेशा याद रखना है मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? तो हमेशा याद रखना है कि जो मूल रोम होते हैं ये जड़ के परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल पाई जाती है, तो श्वसन मूल किसके अंदर पाई जाती है? राइजोफोरा के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? राइजोफोरा। अगला प्रश्न है, तने का रूपांतरण है, तो देखिए तने के रूपांतरण कौन से हैं? आलू, हल्दी, अदरक, ये सभी के सभी तने के रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पत्ती के भाग हैं, तो पर्णाधार, पर्णवृत्त, मध्यशिरा, ये सभी के सभी क्या है? पत्ती के भाग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूसिया में उपस्थित जो जड़ें होती हैं इनका कार्य क्या होता है? तो जूसिया में जो उपस्थित जड़ें होती हैं इनका काम होता है श्वसन करना। अगला प्रश्न है, मूसला जड़ के रूपांतरण का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है गाजर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकंद नहीं है? तो अरवी आपको याद रखना है कि अरवी जो है प्रकंद नहीं होता। इसके अलावा कमल, अदरक और हल्दी ये सभी के सभी क्या है? प्रकंद हैं। अगला प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त यदि पौधे के किसी भी अन्य भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती है वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें, यानी कि एडवेंटेशियस रूट। अगला प्रश्न है, तुलसी के पुष्पक्रम पाया जाता है, तुलसी में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कूट चक्राक प्रकार का पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चना का कुल है, मतलब चना किस कुल में आता है? तो आपको याद रखना है चना जो है यह पैपिलियोनेसी कुल में आता है। अगला प्रश्न है, बेलाडोना किस पौधे से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है एट्रोपा, एट्रोपा पौधे से बेलाडोना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथिमय जड़ें किसमें पाई जाती है? तो ग्रंथिमय जड़ें लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है उसकी उस कुल के जड़ों में पाई जाती है, मतलब लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में पाई जाती है कौन? ग्रंथिमय जड़ें। अगला प्रश्न है, एक मूल का उदाहरण नहीं है, मतलब आपको बताना है कि यहां पे से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? तो चुकंदर, गाजर, टमाटर, आलू, तो आलू यहां पे एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि आलू एक प्रकार का क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। अगला प्रश्न है, किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो खीरा, खीरा का जो पुष्प होता है वो कैसा है? एक लिंगी है। अगला प्रश्न है, बीजांडासन एवं फल भित्ति दोनों ही भाग खाए जाते हैं, तो किसके? टमाटर के, टमाटर का बीजांडासन और फल भित्ति दोनों भाग खाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सहतूत, सहतूत का फल होता है, तो आपको याद रखना यह एक सग्रंथित फल होता है। कैसा होता है? सेग्रीगेट फ्रूट होता है, यानी कि सग्रंथित फल होता है। अगला प्रश्न है, पुमंग तथा जायांग के बीच विकसित पुष्पासन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है गाइनोफोर कहलाता है। क्या कहलाता है? गाइनोफोर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अभ्रूणपोषी बीज उत्पन्न होता है, किसमें उत्पन्न होता है? मटर में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, परिदलपुंज शब्द का प्रयोग किसने किया जाता है? तो परिदलपुंज का शब्द का प्रयोग कहां होता है? तो आपको याद रखना बाएं दलपुंज एवं दलपुंज जब समान होते हैं तो उसे हम कहते हैं परिदलपुंज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊतक जड़ या तने की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विभाज्योतक ऊतक। अगला प्रश्न है, आलू का खाने योग्य भाग है, तो आपको याद रखना है तना। अगला प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में मूल ग्रंथिका पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चने में। अगला प्रश्न है, प्याज में पुष्पक्रम होता है, तो किस प्रकार का? छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम होता है। अगला प्रश्न है, भूस्तारिका द्वारा कायिक जनन होता है किसके अंदर? जलकुंभी में, जलकुंभी में भूस्तारिका द्वारा कायिक जनन होता है। अगला प्रश्न है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरित रचना है या रूपांतरण है? तो पर्णकाय स्तंभ जो है यह तने का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, कंपोजिटी कुल से संबंधित पुष्पक्रम है, तो कंपोजिटी कुल से संबंधित पुष्पक्रम कौन सा है? मुंडक, मुंडक जो पुष्पक्रम है यह कंपोजिटी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्पैडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है, तो किसके अंदर पाया जाता है? केले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रूसीफेरी में पुष्पक्रम होता है, तो क्रूसीफेरी फैमिली में पुष्पक्रम कैसा होता है? असीमाक्ष प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेमनी कुल में पुष्पक्रम होता है, तो सूकिका प्रकार का होता है। कैसा होता है? सूकिका प्रकार का। अगला प्रश्न है, आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मुख्य रूप से मध्य फल भित्ति खाई जाती है। अगला प्रश्न है, तने का विकास, तने का जो विकास है यह बीज के किस भाग से होता है? तो प्रांकुर भाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधे का जो बीज पत्र होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर स्कूटेलम। क्या है? स्कूटेलम कहलाता है। अगला प्रश्न है, मटर का वानस्पतिक नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा? पाइसम सटाइवम। अगला प्रश्न है, प्याज का वानस्पतिक नाम, तो एलियम सेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है रेटिकुलेट वेनेसन, यानी कि जालिकावत शिराविन्यास। अगला प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? तो बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स कहलाता है।
अगला प्रश्न है प्याज किस कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी फैमिली से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है? तो पुमंग कहलाता है। पुमंग की इकाई यदि पूछे तो पुंकेसर कहलाती है। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? तो जयांग कहलाता है, यानी कि गाइनोसियम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक बीजपत्री पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो समांतर शिरा विन्यास यानी कि पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। अगला प्रश्न है पार्श्व कैम्बियम के उदाहरण है, तो आपको याद रखना है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पौधों की जड़ों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस लवक के द्वारा होता है, यानी किस ऊतक के द्वारा होता है, सॉरी यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि खनिज लवणों का और जल का परिवहन हमेशा जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि जो जाइलम होता है, जाइलम के भाग हैं, तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों ही जाइलम के भाग हैं, वाहिनिकी, वाहिका और पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है फ्लोएम के भाग हैं, तो देखिए पैरेन्काइमा, वाहिकी तंतु, ये सभी के सभी क्या हैं? फ्लोएम के पार्ट हैं। अगला प्रश्न है कि जो रंध्र की रचना होती है, स्टोमेटा की जो रचना होती है, उसमें कौन से भाग दिखाई देते हैं? तो देखिए रक्षक कोशिका, क्लोरोप्लास्ट, सहायक कोशिकाएं, सभी की सभी कोशिकाएं दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है ऐसा संवहन मंडल क्या कहलाता है जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुला संवहन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैस्पेरियन पट्टिकाएं किन कोशिकाओं में पाई जाती है? तो हमेशा याद रखना कि ये परिरंभ कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? परिरंभ कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है, तो रक्षक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? रंध्रों के अंदर पाई जाती है, स्टोमेटा के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि एक बीजपत्री जो मूल होते हैं इनमें किस प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं? यानी एक बीजपत्री जो जड़ें होती है इनमें किस प्रकार का संवहन मंडल होता है? तो बंद प्रकार का होता है, बंद संवहन मंडल। अगला प्रश्न है कि अंतःकाष्ठ में उपस्थित पदार्थ के नाम लिखना है, तो अंतःकाष्ठ में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं? टेनिन और रेजिन। अगला प्रश्न है जाइलम पेरेन्काइमा की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः जो स्टोमेटा होते हैं पत्तियों के किस सतह पर उपस्थित होते हैं? तो स्टोमेटा जो अधिकतर होते हैं वो प्रायः निचली सतह पर उपस्थित होते हैं पत्ती की। अगला प्रश्न है द्वितीयक वृद्धि किसकी सक्रियता के कारण होती है? तो द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा याद रखना है आपको कैम्बियम या एधा की सक्रियता के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि कार्टेक्स का सामान्यतः किन कोशिकाओं का बना होता है? तो कार्टेक्स जो होता है यह पैरेन्काइमेट्स कोशिकाओं का अधिकतर बना होता है। अगला प्रश्न है कि तने के बाएं त्वचा पर पाए जाने वाले रोम होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। अगला प्रश्न द्वितीयक संवहनी ऊतक का निर्माण किसमें होता है? तो कैम्बियम से होता है। अगला प्रश्न है कि फाइलोजन, फेलोडर्म तथा फेलम का सम्मिलित नाम है। फाइलोजन, फेलोडर्म और फेलम का रासायनिक या सम्मिलित नाम क्या है? पेरिडर्म है। अगला प्रश्न है कि एक मोनोकाट का नाम बताना है जिसमें कि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो एक ऐसे पौधे का नाम बताना जो कि मोनोकाट है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ड्रेसिना। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री जो तने होते हैं, द्विबीजपत्री तनों के बाहरी भाग में पाया जाने वाला काष्ठीय भाग कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है क्या? रस काष्ठ। क्या कहलाता है? रस काष्ठ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि तने में जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाने वाला कोलेनकाइमेट्स भाग क्या कहलाता है? तो याद रखना है आपको हाइपोडर्मिस कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जाइलम वेसल्स के अंदर पाई जाने वाली जो गुब्बारे के समान संरचनाएं होती है ये क्या कहलाती है? तो ये टाइलोसेज कहलाती है। क्या कहलाती है? टाइलोसेज। अगला प्रश्न है ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर कैम्बियम तथा फ्लोएम होते हैं उसे हम कहते हैं बाइकोलेट्रल। क्या कहते हैं? बाइकोलेट्रल। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है? तो देखिए जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें समद्विपार्श्विक पत्तियां पाई जाती है, जबकि जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें पृष्ठाधारी पत्तियां पाई जाती है, यानी कि डार्सी वेंट्रल लीफ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है द्वितीयक वृद्धि से जो बनने वाली वह रचना जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वातरंध्र। अगला प्रश्न है पुष्पीय पौधों की जो पत्तियां होती है उनके सिरों पर पाई जाने वाली जो विशेष प्रकार की संरचना होती है जिनसे पानी की बूंदों के रूप में स्त्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जलरंध्र कहते हैं। अगला प्रश्न है अरीय संवहन पुल किसमें पाए जाते हैं? तो हमेशा याद रखना है जड़ों में पाए जाते हैं, रूट्स के अंदर पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री जो जड़ होते हैं उनमें संवहन पूलों की संख्या कितनी होती है? तो डाई काट रूट के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि द्विबीजपत्री जड़ के अंदर 1 से लेकर के 6 तक संवहन पूल यानी कि संवहन मंडल हो सकते हैं। 6 से ज़्यादा यदि संवहन मंडल है तो फिर पौधा एक बीजपत्री जड़ होता है, यानी एक बीजपत्री जड़ यदि है तो उसमें 6 से अधिक संवहन मंडल पाए जाएंगे, और 1 से 6 तक है तो वो द्विबीजपत्री पौधे का जो जड़ है उसमें पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है रबर छीरी कोशिका वाले पौधे के नाम लिखना है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें रबर छीरी कोशिका पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूफोरबिया। अगला प्रश्न है कैम्बियम की जो उपस्थिति होती है, कैम्बियम की उपस्थिति वाले संवहन पूल को हम क्या कहते हैं? तो खुला संवहन पूल कहते हैं, यानी कि खुला संवहन बंडल कहते हैं। खुले संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होता है। ऐसा संवहन बंडल जिसमें कि जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं खुला संवहन बंडल, यानी कि खुला वैस्कुलर पूल कहते हैं। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? तो आपको याद रखना है केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? तो देखिए लाइसोसोम जो होता है वह एकल झिल्ली द्वारा बना होता है, जबकि इसके अलावा केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइट्रोकांडिया ये तीनों के तीनों दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। लाइसोसोम यहाँ पे एकल झिल्ली वाला होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना प्रकाशीय श्वसन में भाग लेती है? तो आपको याद रखना है परऑक्सीसोम, ये प्रकाशीय श्वसन में भाग लेती है संरचना। अगला प्रश्न है F1 कण अथवा ऑक्सीसोम को कहा जाता है, इनको हम फर्नांडिस कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम फर्नांडिस कण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ड्यूल। किसने किया था? डी ड्यूल ने किया था। कहीं कहीं पर डी डूबे भी लिखा मिलता है आपको, तो डी ड्यूल ने किया था। किसका प्रयोग सबसे पहले? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला प्रश्न है गाल्जी काय विकसित होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए किस में पाए जाते हैं? तो डीएनए माइट्रोकांडिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से डीएनए किस में पाए जाते हैं? तो माइट्रोकांडिया में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, और क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है लाइसोसोम किससे निर्मित होते हैं? तो गाल्जी बॉडी से निर्मित होते हैं। किसमें से निर्मित होते हैं? गाल्जी बॉडी से। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो कोशिका सिद्धांत जो है ये स्लीडन व स्वान के द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम शॉर्टकट में ईआर बोलते हैं, निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है? मतलब ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ जुड़ी होती है? तो यह केंद्रक झिल्ली के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ? केंद्रक झिल्ली के साथ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सरलतम अमीनो अम्ल है? तो आपको याद रखना है ग्लाइसिन, यह एक सरलतम अमीनो अम्ल है। अगला प्रश्न है क्वांटासोम किस में पाए जाते हैं? तो क्वांटासोम हमेशा आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? तो डीएनए हमेशा याद रखना है कि परऑक्सीसोम में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग द्वारा प्रोटीन जो होती है वह आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अगला प्रश्न है कि तेजी से प्रोटीन संश्लेषण कर रहे कोशिकाओं में निम्न में से कौन अधिकता में पाए जाते हैं? मतलब ऐसी कोशिका जो कि प्रोटीन संश्लेषण कर रही होती है उसमें क्या अधिकता में पाया जाएगा? तो उसमें राइबोसोम पाया जाएगा, क्योंकि राइबोसोम में ही तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है जो राइबोसोम है, राइबोसोम किसके संश्लेषण में सहायक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन के संश्लेषण में। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में पाई जाने वाली जो सबसे बाहरी स्तर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है यह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है? तो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों को कहा जाता है। गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति से जीव द्रव्य से सिकुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य कुंचन। कोशिका भित्ति से यदि जीव द्रव्य जो होता है वह जब सिकुड़ने लगता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं।
अगला प्रश्न है सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है, तो पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा कोशिकांग जो कि अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित होता है उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। अगला प्रश्न है कैरियोटाइप का ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है, तो कैरियोटाइप का ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है, इडियोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, इडियोग्राफ। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है यह किसकी बनी होती है, तो कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड्स के बने होते हैं, तो प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं ये 2 क्रोमेटिड्स से बने होते हैं। अगला प्रश्न है जीन्स कहाँ स्थित होते हैं, तो जीन्स हमेशा याद रखना है कि गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एक रेखीय क्रम में। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है कोशिका में ऊर्जा कहाँ संचित होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है और किसके रूप में होती है, तो एटीपी के रूप में होती है। अगला प्रश्न है कि ऐसी कोशिका जिसमें कि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला प्रश्न है थाइलेकोइड कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हरित लवक के ग्रेना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में। अगला प्रश्न है कि किसी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक पादप का नाम लिखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। अगला प्रश्न है गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। यदि आपसे पूछे गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वाल्डेयर ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोलेमा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है जे.क्यू. प्लोब, इसने सबसे पहले क्या किया, प्लाज्मोलेमा शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका कि कोशिका में सबसे विविध अणु हैं, तो कोशिका के सबसे विविध अणु क्या होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल से जो मिलकर के बनी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है सरलतम अमीनो अम्ल होता है, तो इसका राइट आंसर है ग्लाइसिन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम। इसके बाद अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल है एक, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक प्रकार का व्युत्पन्न लिपिड होता है। क्या होता है, एक प्रकार का लिपिड होता है जो कि व्युत्पन्न लिपिड होता है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजनी क्षारक जो कि केवल आरएनए में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम यूरेसिल कहते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से एंजाइम है, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है एल्कोहल किण्वन में भाग लेने वाले एंजाइम सम्मिश्र को कहते हैं। एल्कोहल के किण्वन में जो एंजाइम भाग लेता है उसे हम सम्मिश्र को क्या कहते हैं, जाइमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम जाइमेज एंजाइम भाग लेता है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है, तो आपको याद रखना है लैक्टोज। क्या उपस्थित होता है दूध में, लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है जो कि एक प्रकार से डाइसेकेराइड होती है। अगला प्रश्न है वनस्पति घी है, तो वनस्पति घी हमेशा आपको याद रखना है कि यह संतृप्त वसा होती है। अगला प्रश्न है इंसुलिन है एक, तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स है, प्रोटीन हार्मोन्स होता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है, तो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग कहलाता है वो होता है एपो एंजाइम। क्या होता है, एपो एंजाइम। अगला प्रश्न है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो इसका राइट आंसर है डायस्टेज। डायस्टेज जो एंजाइम होता है यह माल्टोज को किस में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सबसे मीठी शर्करा है, तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से, तो आपको याद रखना है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है फलों में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो शर्करा होती है यह मुख्य रूप से फलों के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यदि आपसे खनिज पूछे तो कौन सा लिखना है, आयरन। अगला प्रश्न है कौन सा लिपिड जो होता है वह हृदय रोग पैदा कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है सभी जीवधारियों के जो प्रोटीन होते हैं ये कितने अमीनो अम्लों से बने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं 20 और इन्हीं 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि जो अंडे की सफ़ेदी होती है, अंडे की सफ़ेदी भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, एल्ब्यूमिन। क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि जो डीएनए होता है इसका मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का जो मॉडल है उसको वाटसन एवं क्रिक ने दिया था।
अगला प्रश्न है, एक प्यूरीन क्षारक का नाम लिखिए जो कि डीएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में दो प्रकार के प्यूरीन क्षारक होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम की क्रियाविधि की जो ताला चाबी परिकल्पना है इसको किसने प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है एमिल फिशर। एमिल फिशर ने ताला चाबी परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि किसने यह प्रमाणित किया कि जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन होते हैं? तो ये आपका साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, समनर। समनर ने सबसे पहले बताया कि जो प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस एंजाइम का उपयोग जो है वह कपड़े धोने में अपमार्जक के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीएज। प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जिसका उपयोग कहाँ होता है? कपड़े धोने में अपमार्जक के रूप में। अगला प्रश्न है कि एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कुहने नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? कुहने नामक साइंटिस्ट ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी? तो आपको याद रखना है जाइमेज एंजाइम की। किसकी खोज की गई थी? जाइमेज एंजाइम की। अगला प्रश्न है कि सुक्रोज, माल्टोज व लेक्टोज किस डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज ये सभी के सभी ओलिगोसैकेराइड डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए धातु आयन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोएंजाइम। कोएंजाइम की सक्रियता के लिए धातु आयन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो कि मंड को शर्करा में बदलता है क्या कहलाता है? तो ऐसे एंजाइम का नाम बताना जो कि मंड को शर्करा में बदलता है, यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। अगला प्रश्न है कि जल अपघटनी, या आप ये कह सकते हैं कि जल जो होता है वह अपनी एंजाइम समूह क्या है? तो जल अपघटनी एंजाइम समूह क्या होता है? एस्टेरिएज होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में उपस्थित जो संपूर्ण प्रकीर्ण होते हैं उनमें से कितने प्रतिशत केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? तो कितने प्रकीर्ण या एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? तो आपको याद रखना है 70%, लगभग 70%। अगला प्रश्न है कि किसी कोशिका में पाए जाने वाले सभी अणुओं को एक साथ क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कोशिकीय पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय पूल। अगला प्रश्न है कि बाल, त्वचा, नाखून, सींग व पंख में उपस्थित जो प्रोटीन होती है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम क्या है? केराटिन। क्या है? केरोटिन या केराटिन। केराटिन आपको याद रखना है, या केरोटिन कहीं कहीं पे लिखा मिलता है तो केरोटिन आपको याद रखना है, केराटिन। आपको कैरोटिन नहीं कह देना, ये तो गाजर में पाया जाता है कैरोटिन, तो केराटिन। अगला प्रश्न है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? यदि आयरन की कमी हो जाती है शरीर में तो उससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कि जैव झिल्लियों में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो जैव झिल्लियों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वह कहलाता है लाइपोप्रोटीन। क्या कहलाता है? लाइपोप्रोटीन। अगला प्रश्न है कि डीएनए तथा आरएनए किसके बहुलक होते हैं? तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन अणु में जो अमीनो अम्ल होते हैं इनके अणुओं के बीच पाया जाने वाला बंध कौन सा होता है? तो अमीनो अम्ल के अणुओं के बीच जो बंध पाया जाता है वो होता है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध आपस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को ढोने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ट्रांसफर आरएनए कहलाते हैं, टीआरएनए कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में पाई जाने वाली जो सबसे मीठी शर्करा होती है उसका नाम क्या है? तो फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो घेंघा रोग आपको याद रखना है कि यह आयोडीन नामक तत्व की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि मछलियों में श्वसन किस रचना के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स यानी कि गलफड़ों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में जो फेफड़े होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं? तो हमेशा याद रखना है वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि फेफड़े की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो कोपिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोपिका कहलाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है या श्वासोच्छ्वास की जो दर होती है कितनी होती है? तो ये 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि मानव फेफड़ों में जो एल्वियोलाई होते हैं इनकी संख्या तथा इनका क्षेत्रफल कितना होता है? तो इनकी संख्या होती है 30 करोड़ और इनका क्षेत्रफल होता है कितना? 90 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताना है जहां की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फेफड़ा यानी कि लंग्स। अगला प्रश्न है उस प्राणी का नाम बताना है जिसमें कि रुधिर जो है गैसों के आदान प्रदान में भाग नहीं लेता है। मतलब कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें
रुधिर में गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें रुधिर भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्पंज और हाइड्रा यानी सीलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं उनमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य श्वासोच्छवास के दौरान अंदर ली गई वायु एवं बाहर छोड़ी गई वायु के आयतन को हम किस शब्द के नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं प्रवाही आयतन। क्या कहते हैं इसे हम? प्रवाही आयतन। अगला प्रश्न है कीटों में श्वसनांग का नाम लिखिए। कीटों में श्वसनांग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा के शरीर के उस भाग का नाम लिखना है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है। तो इसका राइट आंसर है शरीर की सामान्य सतह, यानी जो बॉडी की नॉर्मल सरफेस होती है, सरफेस के माध्यम से ही, सतह के माध्यम से ही इनमें क्या होता है? गैसियस एक्सचेंजेस होता है। अगला प्रश्न है कि जोक तथा झींगे के श्वसनांगों के नाम लिखिए। जोक और झींगे इनमें श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? तो जोक में आपको याद रखना है त्वचा के द्वारा होता है और झींगा में आपको याद रखना है कि श्वास नाल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लिए श्वासारोध शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो नेरिस होता है, नेरिस में गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये आपको याद रखना है त्वचा के अंदर होता है, क्योंकि पैरापोडिया जो होती है इसकी त्वचा से अधिक संपन्न होती है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताना है जो कि श्वासोच्छवास की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मेड्यूला ऑब्लांगेंटा। यहाँ पे मस्तिष्क का ऐसा भाग होता है जहाँ पे श्वासोच्छवास की क्रिया जो है कंट्रोल या नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है वक्षीय गुहा में फेफड़ों के मध्य भाग का स्थान क्या कहलाता है? तो वक्षीय गुहा में जो फेफड़े का मध्य भाग होता है उस स्थान को हम कहते हैं मध्यावकाश। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन के संयोजन से बने पदार्थ का नाम लिखिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन क्या कहलाता है? मतलब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजनीकरण। इस प्रक्रिया को पूछा गया है, यहाँ पे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजनीकरण। अगला प्रश्न है कि इकाई समय में श्वसन के दौरान ली गई O2 तथा छोड़ी गई CO2 के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन भागफल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में जो धूल के कण होते हैं इनका भक्षण करने वाले बृहद जो भक्षकाणु होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है धूल कोशिका। धूल कोशिकाओं के कारण ही बृहद भक्षकाणु प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिराणुओं में उपस्थित श्वसन वर्णक है, यानी जो आरबीसी होती है इसमें उपस्थित जो श्वसन वर्णक होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है सिगरेट पीने से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है एम्फीसेमा। कौन सा रोग होता है? एम्फीसेमा रोग होता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर का जो पीएच होता है जब यह घटने लगता है तो श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि श्वसन दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव में जो फेफड़े होते हैं इसमें कुल पिंडों की संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ पिंड यहाँ पे पूछा गया है, यानी चैम्बर पूछा गया है आपसे कि हार्ट में, सॉरी यहाँ पे लंग्स में पूछा गया है, लंग्स में कितने यहाँ पे पिंड पूछे गए हैं। पिंड का मतलब होता है चैम्बर यानी कि कक्ष। तो देखिए जो लंग्स होते हैं एक लंग्स में आपको याद रखना है कि 3 होते हैं और दूसरे लंग्स में कितने होते हैं? 2 कक्ष, यानी टोटल नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं? 5। अगला प्रश्न है रुधिराणुओं में जो CO2 होती है, रुधिराणुओं का मतलब होता है कि जो रुधिर कण होते हैं, या आप जैसे समझ सकते हैं आरबीसी WBC। तो रुधिराणुओं में जो CO2 होता है इसका परिवहन किस रूप में होता है? तो हमेशा आपको याद रखना है किसके रूप में होता है? डायरेक्ट कभी भी नहीं होता है, बाइकार्बोनेटों के रूप में होता है। अगला प्रश्न है जैविक ऑक्सीकरण में ऊर्जा किसके रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो देखिए रक्त में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो यदि एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके प्रति 100 ml में यदि पूछा जाएगा तो 100 ml में आपको याद रखना लगभग 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं। तो देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं यहाँ पे, लिम्फोसाइट भी है, न्यूट्रोफिल्स भी है और मोनोसाइट भी होते हैं, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आपका। अगला प्रश्न है जंतु शरीर में रुधिर बैंक कहलाता है। तो रुधिर बैंक हम किसे कहते हैं? ब्लड बैंक हम किसे कहते हैं?
प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, या इसको हम तिल्ली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर की जो विशालतम धमनी होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है एओर्टा, यानी कि महाधमनी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि रुधिर में आरबीसी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मनुष्य में आपको याद रखना है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है एवं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नोड हृदय की गति पर नियंत्रण रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे नोड, जिसको कि हम शिरा आलिंद नोड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। देखिए ब्लड जो हमारा होता है शरीर के अंदर, ये क्यों नहीं जमता है, इसका क्या कारण है? तो आपको याद रखना है कि एक हिपैरिन नामक वर्णक होता है जो कि जमने से रोकता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का जो लाल रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिस कारण से ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगला प्रश्न है कि उस रुधिर वाहिनी का आपको नाम बताना है जो कि हृदय को रक्त वितरित करती है। मतलब हृदय को रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? तो फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न है कि थ्रोम्बोसाइट मनुष्य के शरीर में कहां पैदा होते हैं? तो आपको याद रखना है बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है कि जो उभयचर होते हैं यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं, उनका जो हार्ट होता है कितने चैम्बर वाला होता है? तो एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है वो आपको याद रखना है कि 3 चैम्बर वाला होता है। केवल यदि हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस में टोटल आपको याद रखना है कि उनका हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर वाला होता है। अगला प्रश्न है कि पैपिलरी पेशियां स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? तो पैपिलरी पेशियां हमेशा आपको याद रखना है कि वेंट्रिकल यानी कि नीले वाले भाग में पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पेसमेकर जो होता है यह क्या नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर आपको याद रखना है कि यह हृदय स्पंदन को प्रभावित करता है, यानी कि हृदय स्पंदन पर कंट्रोल या नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है, परासरण दाब को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे नोड किस में पाया जाता है? तो ऐसे नोड आपको हमेशा याद रखना है कि यह हार्ट यानी कि हृदय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, कितने दिनों का होता है? तो ये 120 यानी कि 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की और प्लेटलेट्स जो होती है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह का नाम क्या है? तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? जो ब्लड ग्रुप ओ समूह होता है यह सार्वत्रिक दाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह का नाम लिखना है। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है यह सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, प्रति 1 मिनट में हृदय स्पंदन दर कितनी होती है? तो 72 यानी कि 72 बार प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है, हृदय ध्वनियां किस यंत्र की सहायता से सुनी जा सकती है? तो जो हृदय की ध्वनियां होती है इसको हम स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? तो लीवर यानी कि यकृत के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, वृक्कों द्वारा कौन सा प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्रावित होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा रेनिन नामक एंजाइम जो होता है यह स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, डायबिटीज रोग जो हो जाता है इसमें मूत्र में पाया जाता है। मतलब डायबिटीज रोग जो हो जाता है तो मूत्र में क्या पाया जाने लगता है? तो इसका राइट आंसर है कि शर्करा यानी कि सुक्रोज। अगला प्रश्न है कि मूत्र त्याग की जो प्रक्रिया होती है किसके कारण कम हो जाती है? तो आपको याद रखना है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन एक हार्मोन्स होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलता है। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन होता है किसके द्वारा? तो सामान्य बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, यानी कि सामान्य सतह के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विलवर्डिन तथा बिलरुबिन का उत्सर्जन किसके साथ होता है? तो आपको याद रखना है मल के साथ। मल का जो पीला रंग होता है ये भी आपको याद रखना है कि बिलरुबिन व विलवर्डिन नामक वर्णक के कारण या पिगमेंट के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि हीमेटूरिया का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि मूत्र में रक्त पाया जाता है जिस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? हीमेटूरिया। अगला प्रश्न है, मेढक का टेडपोल होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि मेढक का टेडपोल कैसा होता है? अमीनोटेलिक होता है। जबकि वयस्क मेढक जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि यूरियोटेलिक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वृक्क की जो आकारिकी एवं कारिकी इकाई होती है इसे हम क्या कहते हैं? तो वृक्क यानी कि किडनी की इकाई यदि पूछता है तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम वृक्क या किडनी की इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन में
अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसके लिए जल की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगला प्रश्न है मूत्र का जो पीला रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है, तो आपको याद रखना है, सॉरी यहाँ पे पूछा गया मल का पीला रंग, तो मल का पीला रंग किसके कारण होता है, बिलरुबिन वर्णक के कारण होता है। और यदि आपसे मूत्र का पीला रंग पूछ ले तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अगला प्रश्न है उस धमनी का नाम बताना है जो कि वृक्क को रक्त ले जाती है, मतलब वृक्क को कौन सी धमनी रक्त ले जाती है, तो उसका राइट आंसर है रीनल धमनी। अगला प्रश्न है कि शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को कृत्रिम रूप से बाहर करना क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न है कि मूत्र के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो डाईयूरेटिक्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन के ऑक्सीकरण में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है कीटों में उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो मैलपीघियन नलिकाएं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है झींगा में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो हरित ग्रंथियां यानी ग्रीन ग्लैंड आपको याद रखना है। कभी कभी हिंदी में ऑप्शन ना दे करके इंग्लिश में दे देता था, तो आपको याद रखना है क्या, ग्रीन ग्लैंड यानी कि हरित ग्रंथियां। अगला प्रश्न है ट्रांस एमिनेशन की जो क्रिया होती है किसमें संपन्न होती है, तो ये लीवर के अंदर संपन्न होती है यानी कि यकृत के अंदर संपन्न होती है। अगला प्रश्न है बोमन संपुट कहाँ उपस्थित होता है, तो वृक्क यानी कि किडनी में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो लगभग आपको याद रखना है कि 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी यानी कि वृक्क के अंदर। अगला प्रश्न है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो मानव में उत्सर्जी पदार्थ आपको याद रखना है कि यूरिया होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में यूरिया का एकत्र होना क्या कहलाता है, तो रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाती है, इसे हम कहते हैं यूरेमिया। अगला प्रश्न है चपटे कृमियों में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है, तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि आप पूरे के पूरे नोट्स की PDF लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।